हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। यहाँ दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं दानिश महाजन प्रोग्राम एक मुलाकात में। एक मुलाकात का मकसद आपको तमाम हमारी कम्युनिटी की पर्सनैलिटीज से मिलाना है और आपको तमाम सोसाइटी के मेंबरान को इस बात से रूबरू करवाना है कि डिसेबिलिटी इज नॉट अ हर्डल एट ऑल इन आवर लाइफ इफ आवर डिटर्मिनेशन इज स्ट्रॉन्ग इनफ। एक कोट मुझे याद आता है, फेलियर कैनॉट ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। कुछ ऐसे ही इरादों के साथ जो आज के हमारे मेहमान हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और तमाम सफलताओं को छूते हुए अपना कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी में भी दिया और सोसाइटी में भी दिया। और ये आज के जो मेहमान हैं बहुत खास इस लिहाज से भी हैं क्योंकि आप तमाम लोगों ने बार बार हमें रिक्वेस्ट की, आपने रेदर हमें सुजेस्ट किया और बिल्कुल हमने आपके सुजेशंस को मानते हुए और अश्विनी सर को हमने इनवाइट किया है। आज अश्विनी अग्रवाल जी आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं एक मुलाकात में। ये पंजाब नेशनल बैंक में चीफ मैनेजर हैं। ये नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के पहले डायरेक्टर रह चुके हैं और अभी रिसेंटली एज ए जॉइंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम एक मुलाकात में। धन्यवाद। अश्विनी सर, आज की मुलाकात में सबसे पहले लिसनर्स को आप अपनी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। मैंने अपना जीवन, स्कूल का जीवन एक मेन स्ट्रीम स्कूल में शुरू किया और वहीं पर ही पढ़ता रहा। 14-15 साल की उम्र में दुर्घटनावश मेरी आंखों की रोशनी जाती रही और इसके बाद मैंने अपने जीवन में महसूस किया कि एक तरह का डिप्रेशन, और लगा कि चारों तरफ अंधेरा है, क्या किया जाए। इन परिस्थितियों में फिर अपने आप को संभाला, कुछ पेरेंट्स ने गाइड किया, कुछ काउंसलिंग की गई और धीरे धीरे मैं अपनी राह पे आगे बढ़ता गया। एक बार मन हुआ कि पढ़ाई को छोड़ दूं, लेकिन फिर हुआ कि पढ़ाई छोड़ूंगा तो क्या करूं। पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। पहले साइंस छोड़ दी तो कॉमर्स ले ली, या 11th-12th में कॉमर्स के साथ मैंने 12th की। उसके बाद मैंने देखा कि बीकॉम ऑनर्स तो कर नहीं पाएंगे, तो मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स वेंकटेश्वर कॉलेज से की। उसके बाद मैंने मास्टर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स की और 1986 में ये कंप्लीट कर ली थी। अच्छे मार्क्स के साथ रहा, पढ़ाई में अच्छा रहा। उसके बाद समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। मुझे गाइड किया गया कि ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में मिस्टर JL कॉल लोगों को गाइड करते हैं और रिहैबिलिटेट करने में बहुत सहायक होते हैं। मैं उनके पास गया
और उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि ब्रेल और व्हाइट केन का यूजेज, एक ब्लाइंड पर्सन की 2 आंखें हैं, तो सबसे पहले ये 2 आंखें प्राप्त करो। तो मैं उनकी ट्रेनिंग में चला गया, जिसके अंदर मैंने फिर व्हाइट केन का यूजेज हाथ में लिया और मैं जो हिचकिचाता था अपने आप की ब्लाइंडनेस, उसको एक्सेप्ट कर गया और उसके बाद अपने आप बहुत हल्कापन महसूस होने लगा। तो व्हाइट केन आने के बाद आजाद हो गए, कहीं भी जाओ, जा सकते हो इंडिपेंडेंटली, कोई साथ दे ना थे, व्हाइट केन आपके साथ है। और ब्रेल के ऊपर जैसे जैसे अधिकार बढ़ता गया उतनी इंडिपेंडेंस बढ़ती चली गई कि हाँ, बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं स्वयं कर सकता हूँ, नोट करके रख सकता हूँ। और उसके बाद फिर मैं बहुत आकर्षित हुआ स्टेनोग्राफी की तरफ से, तो मैंने उनकी स्टेनोग्राफी की क्लासेस भी ज्वाइन कर ली और तेजी से आगे बढ़ते हुए पढ़ाई में तो अच्छा था ही, एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा था। 1987 में पंजाब नेशनल बैंक में टेस्ट लिया और स्टेनोग्राफी में मैं पास होकर एज अ इंग्लिश स्टेनोग्राफर मैंने 1987 में पंजाब नेशनल बैंक ज्वाइन कर लिया। जी। जैसे ही ज्वाइन करा तो वहां पर बड़ी एक अलग सी घटना घटी, जिसके अंदर जब टाइपराइटर एक रखा हुआ था वहां सामने, फैसेट का नया टाइपराइटर, तो क्या कर सकते हो, उनका टाइपिंग कर सारा स्टेनोग्राफी का काम कर सकते हो, ठीक है ये कर सकते हो। तो टाइपराइटर जैसे ही मैंने छुआ तो पीछे से कॉम्प्यूटर की आवाज आई, तो नया टाइपराइटर है तोड़ देगा। पीछे से दूसरे ने कहा हाँ ठीक है, तो इतने में पीएन वो नया टाइपराइटर उठा के ले गया और एक पुराना टाइपराइटर ला के सामने रेविंगटन का रख दिया। चलिए मैंने उस पर ही काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी दिक्कत थी और धीरे धीरे मैंने अपने लिए सभी के मन में जगह बनाई, मेरे काम को देखकर, मेरे व्यवहार को देखकर। और मैंने एक चीज उस समय ध्यान रखी, क्योंकि मेरी अंग्रेजी में सदा शिक्षा रही थी, तो मैंने अंग्रेजी का प्रयोग ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करा, जिससे कि एक अच्छा इंप्रेशन, क्योंकि अंग्रेजी भी एक इम्पोर्टेंट टूल है, जो भी हमारे पास टूल्स है उसका प्रयोग करना मुझे लगा कि करना चाहिए, तो लोगों को विश्वास होना है अंग्रेजी भी बहुत अच्छा है। तो वो फिर आकर सिर्फ मैटर बता जाते थे, तो मैं अपने आप ही लेटर्स बना के टाइप करके रखना शुरू कर देता था फाइल में। तो ऑटोमेटिकली ब्रेल में होने की वजह से भी मेरे लिए बहुत सहायता होती चली जा रही थी। उसके बाद किसी से मैंने सुना JIB CIB जैसा कोई एग्जामिनेशन होता है, मैंने पूछा उसमें क्या होता है, क्या वो ब्लाइंड पर्सन के लिए नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी होता क्या है? फिर मैंने जाना, फिर मैंने IIBF को लिखा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि ब्लाइंड पर्सन JIB वगैरह CIB करते हो। तो मैंने कहा मैं करना चाहूंगा, मैंने मास्टर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में करी हुई है और जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो काफी फेमिलियर है, मैं कर सकता हूँ। तो परमिशन मिल गई, अच्छा टाइम के लिए कहा वो भी दे दिया, राइटर की भी परमिशन होती है, राइटर का अरेंज भी कर दिया और एक ही अटेम्प्ट में मैंने JIB भी कर लिया और CIB भी कर लिया, जो कि अपने बैंकिंग हिस्ट्री में एक अपने आप में अजूबा था। और यही नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे टॉप किया, कलकत्ता बैंकर्स एसोसिएशन अवार्ड मिला। उसके बाद डिप्लोमा बैंक मैनेजमेंट को एक कोर्स होता है जिसमें 60% क्वालिफाइंग मार्क्स है, और आप समझिए उंगलियों पे लोग गिन सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा इन बैंक मैनेजमेंट IIBF से किया हो। मैंने उस कोर्स को भी ज्वाइन किया और वो भी मैंने उत्तीर्ण कर लिया पहले ही अटेम्प्ट में, जिसकी वजह से पूरे पंजाब नेशनल बैंक में एक तरह का बड़ा मेरे लिए अपने लिए स्थान बनाना बहुत आसान हो गया और मैं तेजी से आगे बढ़ता रहा। उसके बाद 1992 के अंदर प्रमोशन का टेस्ट दिया, वो भी क्वालिफाई कर दिया, लेकिन बैंक ने रोक दिया ये कहकर कि ब्लाइंड पर्सन एक ऑफिसर का काम कैसे करेगा। तो केस कोर्ट में गया, चलता रहा। इसने में 1995 में PWD एक्ट भी आ गया, तो उसके आधार पर थोड़ी एक को ताकत मिली केस को, और 1997 से मुझे प्रमोशन एज अ ऑफिसर दे दी गई। उसके बाद जब नेक्स्ट एग्जामिनेशन हुआ मैनेजर का, मैंने वो क्वालिफाई किया। उससे नेक्स्ट जब सीनियर मैनेजर का हुआ मैंने वो क्वालिफाई कर लिया, और जब चीफ मैनेजर का हुआ तो वो भी क्वालिफाई करते हुए आज मैं लगातार बैंक में एज अ फैकल्टी मेंबर के रूप में, मेरा जो सपना था उसी रूप में काम करता रहा हूँ। अब एज अ चीफ फैकल्टी के रूप में ट्रेनिंग सेंटर में कार्यरत हूँ। जी बिल्कुल। तो ये एक छोटा सा परिचय। जी बिल्कुल। तो सर आपने तमाम ये केस लड़े, तो इस पे आप कई लोगों के इंस्पिरेशन बने, तो आपके सजाए हुए पथ पर कई लोगों को पद धरने का मौका मिला। तो अब ये बताएं कि जो आपकी डिसेबिलिटी थी, जो ब्लाइंडनेस, तो ये कैसे डायग्नोज की गई और क्या आपके साथ मिस हैपनिंग हुई जिसके कारण आपकी आंखें चली गई?
एक तरह की मेडिकल प्रॉब्लम जो सर में प्रॉब्लम होने की वजह से हुई, जिसकी वजह से फिर डॉक्टर्स ने डायग्नोज करा कि आपकी रोशनी नहीं रेस्टोर की जा सकती और इसका एक ही तरीका है कि अपने आप को रिहैबिलिटेशन पे लग जाओ। तो मैंने बिल्कुल भी इलाज के ऊपर से अपना ध्यान हटा लिया और सारा ध्यान रिहैबिलिटेशन पे लगा दिया। मुझे यही लगा कि सबसे अच्छा इलाज रिहैबिलिटेशन ही है और अपने आप को रिहैबिलिटेट करने में लगा दिया। कि परिचय में एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब मेरा प्रमोशन रोक दिया गया तो एक अपॉर्चुनिटी मिली नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के अंदर। अनुराधा मोहित सिंह, वो उनका एज अ डिप्टी चीफ कमिश्नर सिलेक्शन हो गया। तो मैंने भी दिल्ली के साथ में काफी टाइम से जुड़ा था, तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एज अ डायरेक्टर यहाँ पर ज्वाइन करना चाहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहां पर फिर मुझे मौका, उन्होंने बैंक से बात की, मुझे परमिशन मिल गई और मैंने 5 साल डेपुटेशन पे वहां गया और उस दौरान मैंने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट करी, एमएड भी एजुकेशन में कंप्लीट करी और पीएचडी भी कंप्लीट करी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा ढूंढते रहना चाहिए कि क्या परिस्थिति के अंदर बेस्ट से बेस्ट किया जा सकता है और हमें पास्ट के ऊपर ना ध्यान देके वर्तमान के ऊपर ही अपनी एनर्जी लगा दे और उसका बेस्ट करते जाए तो हमें रास्ता दिखता जाता है। एग्जैक्टली। और हमारी शक्ति लगातार बढ़ती रहती है। जी। तो सर, इस फील्ड में जब आप बैंकिंग में एक तरफ स्ट्रगल कर रहे थे तो सबसे एक ऐसा पीरियड कौन सा था जहां आपको सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल तो अगर स्ट्रगल वर्ड देखा जाए, संघर्ष वर्ड देखा जाए या मेहनत देखा जाए तो मुझे हमेशा ये लगा कि ये सबसे ऊंचा जो शब्द मुझे लगा वो चुनौती। हर परिस्थिति को मैं चुनौती के रूप में लेता रहा और देखा जो मैं अधिक से अधिक कर सकता हूँ वो करूँ। तो उसको संघर्ष कभी नहीं लगा मुझे जी। तो कभी ये नहीं लगा कि मैं परेशान हूँ, इरिटेटेड हूँ, ऐसा नहीं लगा जी। मुझे ये लगा कि जो परिस्थितियां हैं वो ठीक है जी। जो बैंक कर रहा है वो भी ठीक है, वो गलत नहीं लग रहा था मुझे जी बिल्कुल। और जो भी बैंक ने करा, इवन कोर्ट में भी जो केस भी करा, जब भी वो अपना आर्ग्यूमेंट देते थे मैं उसको भी ठीक मानता था। मुझे कभी नहीं लगा कि बैंक कुछ गलत कर रहा है। अगर वो प्रमोशन रोक रहा है तब भी मेरे मन से मुझे कभी गलत नहीं लगा जी। मुझे लगा कि वो अभी शायद परिस्थितियां परिपक्व नहीं हुई हैं और इसके ऊपर मुझे लगातार काम करना पड़ेगा जिससे कि इन्हें विश्वास होने लगे कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ और मैं कर सकता हूँ। जी। तो सर ये बताएं हमें कि आज की डेट में, जैसे आपने 2 आंखें नेत्रहीनों की बताई, दृष्टिहीनों की, तो आज की जो परिस्थितियां हैं इसमें टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के सिनेरियो में, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आज भी ब्रेल को उतना ही जरूरी मानते हैं जितना आप लोगों को हेल्प हुई है उस टाइम पे, बावजूद इसके कि आज टेक्नोलॉजी में बहुत चीजें उपलब्ध हैं। तो आज के टाइम पे आप ब्रेल और व्हाइट केन का क्या व्हाइट केन को आप स्मार्ट केन से रिप्लेस करना सही समझते हैं या कैसे देखते हैं इन दोनों चीजों को आज के यंगस्टर्स के लिए? मैं यहाँ पर एक शेयर करना चाहूंगा कि 1995 चूंकि बहुत ही शुरुआत था कंप्यूटर का जी। उस समय IIS बेंगलोर से एक टीम आई थी और उससे मैं कंप्यूटर सीखने पहुंचा था और सन 97 में 1 लाख रुपए बहुत होता था। 1 लाख रुपए का मैंने लैपटॉप खरीदा था जिससे कि मैं कंप्यूटर पे अच्छी महारत हासिल कर सकूं और लगातार मैंने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करा है, चाहे वो केन हो, डिफरेंट टाइप की केन हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डायरी हो, चाहे वो डीवी प्लेयर्स हो, चाहे वो टॉकिंग वॉच हो, चाहे टॉकिंग कैलकुलेटर हो। मुझे ये लगता है कि ये सभी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इस तरह से समझाने की चेष्टा कर सकता हूँ कि एक व्यक्ति के पास पेन है, एक व्यक्ति के पास कागज है। तो पेन और कागज वैसे ही है जैसे मेरा ब्रेल का स्टाइलस और ब्रेल का पेपर, जिसके लिए मुझे टेक्नोलॉजी पे निर्भर नहीं करना। दूसरी तरफ जो दूसरे सभी व्यक्ति उनके पास कंप्यूटर्स है, ऐसे मेरे पास भी कंप्यूटर्स है। जब तेज गति से चलना है या फिर दूर की सूचनाएं प्राप्त करनी है या बहुतायत में सूचना प्राप्त करनी है तो उसके लिए कंप्यूटर्स भी है। इसी तरह से
अगर व्हाइट टीम है उसका अपना रोल है, साइकिक गाइडेंस उसका अपना रोल है। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे सर्कस में तीर हो, हर तीर का अपना अपना रोल है। जैसे मैं पावर पॉइंट जैसे क्लासेस लेते हैं तो उसके अंदर पावर पॉइंट का भी अपना रोल रहता है, उसके अंदर कंप्यूटर के डिस्प्ले का भी अपना रोल रहता है, और ब्रेल नोट्स जो मेरे सामने होते हैं उनका भी अपना रोल रहता है। जी, तो आप इक्वली इम्पोर्टेंट समझते हैं, तमाम चीजों की अपनी इम्पोर्टेंट है, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और ये इसमें आप चाहते हैं कि यंगस्टर को बिल्कुल हर इन चीजों में महारत हासिल करनी चाहिए। जहां काम आए सुई का करे तलवार वाला हिसाब है। ये नहीं कहना चाहिए कि सुई को तलवार रिप्लेस कर देगी या ब्रेल को ये रिप्लेस कर देगा, कोई किसी को रिप्लेस नहीं करता, सभी सप्लीमेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। एग्जैक्टली, लेकिन आजकल डिबेट के इश्यूज बने हुए हैं, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। सर आगे बढ़ते हैं, और आगे हम आपने जैसे बताया कि एक डेपुटेशन पे आप नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपने ज्वाइन किया। इससे पहले आपने बहुत सारी चैलेंजेस महसूस किए होंगे दृष्टिहीनों को लेकर, और आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, मैं पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, तो आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में विजिट किया होगा, तमाम चीजों को अपने बेस पे एक्सपीरियंस किया होगा और एनालाइज किया होगा। तो जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली डायरेक्टर बनने की नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में, तो आपके मन में क्या थॉट्स थे कि ये वाली चीजें एनजीओज में नहीं हो रही हैं और मुझे जाके वहां पे ये वाली चीजों में चेंज लाना है? सबसे पहले तो जैसे ही मैं वहां पर गया तो मैंने चीजें समझनी शुरू करी, सभी से टीचर्स के साथ बैठ जाना, क्लासेस में समझना कैसे कैसे है। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को भी जब मैं विजिट करता था तो जो भी कुछ अच्छा होता था वो मैं यहाँ लाने की बात करता था। और ज्यादातर एक फिलॉसफी मैंने अक्सर बात सीखी और यूज करी जो मैंने एमबीए में करी थी, कि हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है। तो मैं कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आता था, अगर प्रॉब्लम लेकर आता था, तो मैं उससे कहता था कि जिस व्यक्ति का प्रॉब्लम है उसके पास सोल्यूशन है, ये सही है गलत है। तो वो अक्सर कहता था कि हाँ है, तो लेकिन मैंने कहा लेकिन कुछ नहीं, आप आगे से जब भी आओगे मेरे साथ जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन आपकी समझ में आते हैं वो लेकर आओगे। और उसकी वजह से जो गति थी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की, वो तेजी से बढ़ती गई। और सोल्यूशंस में ढूंढने अलग संस्थाओं में जहां भी जाता था, वो सोल्यूशन ही ढूंढता था, ये कैसा सोल्यूशन, ये कैसे निकालते हो, ये कैसे निकालते हो, क्या करते हो। तरह तरह की समस्या आती थी। जैसे कोई 13-14 साल तक घर में रखा गया बच्चा, और अचानक उसे एनएबी में लाके गया कैसे कि साहब इसे एजुकेट कीजिए, तो उसको कैसे एजुकेट करना है। या डेफलाइन की प्रॉब्लम कि देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, उनका मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे आते थे, तो उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, गेम्स करना। तो इस तरह से चीजें हम लोग करते गए कि जब वहां बैठे सोल्यूशंस के ऊपर बात करना शुरू करें तो कुछ हमें रास्ता मिलता गया। और हमेशा माना जो भी समाधान निकलेगा, जो भी सोल्यूशन होगा वो परफेक्ट नहीं होगा। जैसे एक डेफलाइन बच्चा लेकर आए एक पेरेंट, तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कि यहाँ तो हॉस्टल में डेफलाइन बच्चे को रख नहीं पाएंगे, आप इसको लेकर आ सकते हो। कहते हम रोज नहीं ला सकते। मैं कब ला सकते हो? सैटरडे के सैटरडे ला सकते हो। ठीक है, आप सैटरडे के सैटरडे लेकर आओ। फिर रास्ते ढूंढने शुरू करें, इससे आगे इससे आगे। तो हम आगे बढ़ते चले गए। हमने 10th इंटरनेशनल के साथ कोलैबोरेशन की, हमने यूएसटी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो डेडलाइन पे काम करते हैं उनके साथ, मल्टीपल डिसेबिलिटी पे काम करते हैं उनके साथ, हमने एनसीसी के साथ हाथ जोड़ा, क्योंकि एनसीसी के अंदर भी बहुत अच्छी चीजें हैं। ब्लाइंड पर्सन के लिए कभी एनसीसी नहीं थी। फिर हमने तालकटोरा के साथ स्विमिंग पूल के साथ हाथ जोड़ा। फिर हमने बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी उनके साथ हाथ जोड़ा ताकि हमारे बच्चों को बैंड का भी एक्सपोजर हो सके। फिर हम लोगों ने एक जिम के साथ हाथ जोड़ा जिससे कि जिम की जो एक्टिविटीज है उसका एक्सपोजर मिल सके। फिर डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटरटेनमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ किस किस तरह से एंटरटेनमेंट जो आप करते हो, या डिफरेंट एक्सपोजर्स जो है जिसके अंदर फन विलेज है, वहां पर हम कैसे एक्सपोजर्स अपने बच्चों को दे सके। 5 स्टार होटल्स में विजिट के बारे में सोचा था कि हर तरह का एक्सपोजर मिले। और दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूल्स जो थे, जैसे डीपीएस आरकेपुरम, डीपीएस वसंत कुंज, जिनके अंदर कभी भी ब्लाइंड पर्सन को एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, उनसे बातचीत करके उनमें एडमिशन दिलवाए। तो जिससे ओवरऑल यहाँ से जो अच्छा मिला वो हम सोल्यूशन के साथ लाते गए। पता ही नहीं लगा कि सब काम कितने आसानी से हो गए। मुझे कभी कोई कठिनाई नहीं महसूस हुई।
कभी आपको, आपने पहले भी ये जिक्र किया कि आप कठिनाइयों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, आप समाधान के चक्कर में पड़ते हैं कि समाधान क्या है। तो आप बैंक में भी थे, आप साइड बाय साइड स्टडी भी कर रहे थे, फिर आप एक बहुत अहम पोस्ट पे आप नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में थे। तो कभी किसी तरह की कोई फ्रस्ट्रेशन इश्यूज को लेके आपको होती थी? कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जिसमें आपको फ्रस्ट्रेशन भी होती थी, तो कैसे आप ओवरकम करते थे उस सिचुएशन को? फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होती थी, लेकिन सीमाएं मुझे साफ कई बार नजर आती थी। कारगिल की वॉर हो गई थी उस समय, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो डोनेशंस आती थी बिल्कुल ड्राई हो गई थी। तो फिर उसके अंदर हमने अपने रिजर्व्स में ड्रॉ करना शुरू करा और ईश्वर से प्रार्थना करी कि जल्दी से जल्दी कारगिल की लड़ाई खत्म हो ताकि डोनेशंस वापस आनी शुरू हो। इसी तरह से हम लोगों ने सभी स्टाफ को भी इकट्ठा करा कि भाई कारगिल वार की वजह से काफी समस्या आ रही है, तो इसको वर्कआउट करें, कैसे कर सकते हैं। तो जब सभी से कुछ पूछा जाता है तो कुछ ना कुछ समाधान सामने आते हैं। और एक बड़ा सिंपल सा फंडा हमने जीवन में यूज करते हैं, नो इन्वॉल्वमेंट नो कमिटमेंट, मोर इन्वॉल्वमेंट मोर कमिटमेंट। तो जितना ज्यादा इन्वॉल्व करता गया मैं सबको सोल्यूशंस के लिए, अपने आप मैंने देखा कि कमिटमेंट बढ़ती चली गई और मैं अब भाग खड़ी हुई वहां पे। जी, तो सर ये बताएं कि जैसे आपने कुछ समय पहले जिक्र किया था कि आपको साइंस नहीं दी गई थी, तो उसकी जगह पे आपने सब्जेक्ट को चेंज कर लिया। तो आज की डेट में रेडियो उड़ान एक मुहिम में है जिसमें हम चाहते हैं कि मैथ और साइंस 10वीं तक कम से कम कंपलसरी हो, ताकि आज कंपैरेटिव एग्जाम्स में लोग क्रैक कर सके। क्योंकि 10वीं तक हम म्यूजिक लेते हैं तो उसका कुछ खास यूज नहीं आता, तो अगर कोई म्यूजिक भी लेना चाहता तो वो +1 में ले सकता है एज यूजुअल, जैसे सभी लोग लेते हैं। तो हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स से हमारी बातें हुई, उन्होंने कहा कि अभी ये उपयुक्त समय नहीं है साइंस को अडॉप्ट करने का, मैथ और साइंस का। हमें इस चीज में बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अभी उड़ीसा, तमिलनाडु या हरियाणा में कंपल्सरी है, वहां भी बच्चे कर रहे हैं। तो ये इस पूरे संज्ञान को आप कैसे देखते हैं? ऐसा हुआ कि मैं जब एज अ डायरेक्टर एनएबी में था तो मैंने इसके ऊपर काफी विचार विमर्श किया था कि क्या साइंस और मैथ बच्चों के लिए अनिवार्य कर दी जाए या ना की जाए। वो जितना हमारा बहस होती थी उसके बाद मैं बहुत ध्यान से सुनता था, तो उस समय मुझे विश्वास हो गया था कि नहीं, साइंस और मैथ को अगर हम इग्नोर करेंगे तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैंने एक पॉलिसी लाया कि सभी को साइंस और मैथ्स करनी पड़ेगी, जो सपोर्ट चाहिए वो हम देंगे। लेकिन बहुत जल्दी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि हर बच्चे को मैं ये मान के चलूं कि वो साइंस मैथ्स कर सकेगा, और ये तो बहुत कठिन लगने लगा। और मुझे वास्तव में जेन्युइनली, यही नहीं, जो दृष्टिवान है उनमें भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो साइंस और मैथ में अपने आप को बहुत परेशानी में पाते हैं। और अगर दृष्टि की हो जाए तो स्थिति और भी कठिन हो जाती है। ये मैंने स्वयं बहुत क्लोजली देखा, बहुत क्लोजली। मैं एक एक बच्चे के साथ मैं इन्वॉल्व होता गया। और आज की डेट में मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि 8वीं तक तो ठीक है, 9वीं 10वीं में हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। और जो बच्चा जिसमें अच्छा है उसमें करो, नहीं तो क्या होगा कि हम उसके कैरियर के साथ खिलवाड़ कर देंगे। साइंस और मैथ में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, या फिर वो उसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा। और जो समय वो सब्जेक्ट, जैसे मान लो होम साइंस ले लेता है या म्यूजिक ले लेता है, इसके अंदर वो अपने अंदर कला और अपनी डेवलपमेंट कर लेता है, वो समय नष्ट हो जाता है। और उसके बाद जब मैंने चेंज किया तो मुझे बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और जो बच्चे साइंस और मैथ कर सकते थे और शौकिया थे, उनको पूरी तरह से प्रोत्साहित करा, सपोर्ट करा। हम लोगों ने मॉडल्स भी बनाए और जो जो हो सकता था वो सब करवाए, सॉफ्टवेयर भी डेवलप करे। वो सब चीजें लगातार है। मुझे लगता है कि हमें सही परिस्थिति दे देना चाहिए, सही एनकरेजमेंट देना चाहिए, और ब्लाइंड पर्सन को फ्लेक्सिबिलिटी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि उसकी सीमाएं हैं, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है। जी, तो आप सर बैंक में एक अहम ओहदे पे हैं, चीफ मैनेजर की एक बहुत बड़ी पोस्ट पे आप हैं। तो आपने पहले जब आप जॉब करते थे तो आपने काफी केस लड़े इंडिविजुअल तौर पे, तो ऑब्वियसली जो केस आपकी जजमेंट आई है उस पर अब तमाम लोगों को फायदा मिलेगा और मिल रहा है। तो अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन जो बैंकर्स के लिए बनी है, बैंक एम्प्लॉयज के लिए, तो
जहां तक मेरी नॉलेज है आप उसके पार्ट नहीं हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप उस फील्ड में आपको बहुत नॉलेज है, एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं आप, हालांकि उसमें और भी बहुत लोग हैं जो चीफ मैनेजर हैं और तमाम पोस्ट पर हैं, तो वो काम कर रहे हैं, तो मतलब आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे वहां ज्वाइन नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है, मैं ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसा निर्णय मेरा नहीं है। बस मैंने ज्वाइन नहीं करा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, मैं अपना कार्य कर सकता हूं और वो एसोसिएशन अपना काम अच्छे से कर रही है। मैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड से भी जुड़ा हूँ, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से भी जुड़ा हूँ, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से भी जुड़ा हूँ। तो जो भी जहां भी कहता है मैं वहां कार्य करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि जो कार्य मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास बैंक में है, मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी मेरा स्वयं बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, जहां से मैं अपना ब्रेड एंड बटर ले रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो भी मेरे से बन पाता है वो मैं कर सकता हूँ और करता रहूंगा, उससे कभी मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये मेरा मानना है। बाकी एसोसिएशन ज्वाइन करना या ना करना, मैं दोनों के प्रति इंडिफरेंट हूँ। जी। तो सर ये बताएं कि आपने जब आप डायरेक्टर बने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, तो तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारी हैं जो एक 50 साल से 40 साल से लगभग काम कर रही हैं इस एरिया में, और मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 300-400 से ज्यादा शो कर चुका हूं अभी रेडियो पे, तो हर बार एक बात निकल के जो कॉमन आती है कि हर लोगों को सरकार से शिकवे रहते हैं, शिकवे हैं। तो हर शख्स, हर ऑर्गेनाइजेशन का एटलीस्ट ये बात मानता है कि गवर्नमेंट इज नॉट सेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स द इश्यूज ऑफ डिसेबल पीपल। तो इस पर क्या आपको भी गवर्नमेंट से शिकवे रहे हैं, और अभी भी है क्योंकि अभी करंटली तो आप काम कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसा है जहां अभी आपका जो नजरिया है सोल्यूशन वाला, इस पे भी वो काम करता है? मैं आपसे इस बारे में तो सहमत हूँ कि मैं मानता हूँ कि जितना सेंसिटाइजेशन होना चाहिए उतना सेंसिटाइजेशन नहीं है, ये सही है। दूसरी बात, मैं दोषी नहीं मानता किसी को। मैं ये मानता हूं कि अगर मैं दृष्टिवान होता तो दृष्टिहीनों के प्रति मेरा नजरिया भी शायद ऐसा ही होता जैसे बाकी दृष्टिवानों का है। क्यों? क्योंकि उनको जिस लेवल पर फीडिंग होनी चाहिए, जितनी सूचनाएं उनको देनी चाहिए, वो अभी हम नहीं दे पा रहे। हम उनका ध्यान उस तरफ उतना आकर्षित नहीं कर पा रहे अपनी क्षमताओं के प्रति। तो उस पर कार्य लगातार चल रहा है। अब हर तरह का सर्कुलर भी देखो तो बैंक एफर्ट से जिस चीज पे भी एफर्ट करा है वो चीज हुई है। उदाहरण लेता हूँ, जब मैं बैंक में आया तो हमारे जो सर्कुलर थे वो पीडीएफ के ऐसे फॉर्मेट में आ रहे थे कि इमेज फॉर्मेट में। एक बार रिक्वेस्ट करी, 2 बार रिक्वेस्ट करी, फिर उसके फायदे करने शुरू करे। 6 महीने लग गए लेकिन हो गया। अब वो पीडीएफ फाइल्स इस तरह की है कि कोई भी उसमें से कॉपी करके टीएक्सटी कन्वर्ट कर पाता है, सभी लोग उससे खुश हैं। इसी तरह से वेबसाइट को जब हमने देखा, पीएनबी की जो इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट है उसमें प्रॉब्लम थी, उसको हमने फॉलो अप करना शुरू करा, रिक्वेस्ट करी ये चीज ऐसे करी जाए। फिर इसी तरह से एग्जामिनेशन के अंदर भी कि क्या चीजें किस तरह से की जाए, उसके लिए कॉन्टिन्यूसली परसुएट करा। अब ऐसे ही हमने जो डिपार्टमेंट्स हैं जब भी हमसे मांगा गया कि रिपोर्ट दो, वो करा। अभी एक काम मैंने और पीएनबी में शुरू किया हुआ है कि जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं उनके जॉब प्रोफाइल के लिए 2 बार मैं एक ऊपर वाली कमेटी को भेज चुका हूँ, लेकिन दोनों बार वो रिजेक्ट होकर आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोबारा नहीं भेजूंगा, अब दोबारा भी भेजूंगा, उसको और इम्प्रूव करूंगा और करता रहूंगा। बस मैंने ये देखा है कि शिकायत करने से कुछ नहीं होता, अपना काम करो, डेफिनेटली चेंजेस होते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, सरकार में बहुत चेंजेस है, बहुत कुछ हुआ है। जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब ने काम किया है और बहुत चेंजेस होते रहे हैं और उन्होंने चेंजेस लेकर आए हैं जी। होता रहे, मुझे तो ऐसा लगता है। और मैं यहाँ पर लिस्टनर्स को बता दूं कि अश्विनी अग्रवाल जी एक ऐसे इकलौते सदस्य हैं जो कभी कंट्रोवर्सीज में नहीं रहे हैं, ये अपना काम करते रहते हैं, और शायद ये इकलौते ऐसे सदस्य हैं ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोगों का ज्यादातर मानना है कि ये सडन विजिट्स करते थे, एक्सपीरियंस लेते थे, बच्चों के पास जाते थे, छोटे छोटे बच्चों के रूम में कभी भी जाते थे, और कभी भी उनकी जो सफाई बहुत ध्यान देते थे, जो कंप्लेन रहती है खासतौर पे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन। तो सर ये चीजें मतलब इसके पीछे खास क्या था? खुद से आपको लगता था, आपने ऑब्जर्व किया था?
नहीं, मैं तो एक्चुअली सीखने का विश्वास हूँ। बच्चे के पास भी जाकर ब्रेन सीखने को मिल जाती थी, या टीचर्स के पास बैठकर समझ में आ जाता था। वहाँ एक ब्रिज मैडम थी, मोबिलिटी सिखाती थी, तो उनके साथ उनकी क्लास में चले जाते थे, कैसे करा रही है। या एक शालिनी मैथ्यूज मैडम थी, उनकी क्लास में चले जाते थे, कंप्यूटर कैसे। 5 या 6 साल के बच्चे को पूरा कीबोर्ड सिखा देती थी, 9 बच्चे को। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने एक पूरा जो अच्छा, जब टीचर से क्यूरियोसिटी वाइज पूछने जाओगे ना, तो वो नए नए इनोवेशन करके नई नई थॉट्स आपके साथ शेयर करेंगी, और नई नई चीजें अपने आप आपको मिलेंगी। ऐसे कंप्यूटर लैब में चले जाओगे, कौन कैसे कर रहा है, तो जानने की इच्छा और सबके साथ मिलते रहना, सीखने की इच्छा, तो उससे क्या होता है कि सभी को अच्छा लगता है। मैंने जीवन में यही देखा है कि हर कोई चाहता है कोई उनकी बात सुन ले, और मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जी, तो सर आजकल ऑर्गेनाइजेशन, 2 सवाल है मेरे आपसे। ए कि आज कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटरनल नहीं बात कर रहा हूं मैं, एक्सटर्नल बात कर रहा हूं, एक्सटर्नली काफी विवाद, कंट्रोवर्सीज उत्पन्न हो रही हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं समाज के प्रति भी एक गलत संदेश जाता है, और साथ ही साथ सोसाइटी के जो इतने लोग हैं जिन्होंने इतना काम किया है, तो वो यंगस्टर में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता, और यंगस्टर बहुत एनजीओज में अब आना नहीं चाहते हैं। सब अपना इंडिविजुअल प्रोफेशन ज्यादा प्रेफर करते हैं। जो पहले प्रायोरिटाइज रहती थी एनजीओ, वो नहीं रह चुकी हैं। तो इसका क्या देखते हैं आप, इन दोनों प्रोस्पेक्टिव? एक मेरा पहला प्रोस्पेक्टिव झगड़े, और दूसरा प्रोस्पेक्टिव मेरा था जो बहुत सारे यंगस्टर एनजीओज में जो पढ़े लिखे हैं नहीं जाना चाहते, क्यों? एक्चुअली आज की डेट में मुझे ये लगता है कि जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अपना सिस्टम है, अपना वर्चस्व है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनके अपने थॉट्स हैं। समय के साथ थोड़ी रिजिडिटी तो सभी में आ ही जाती है, और ये सब ऑर्गेनाइजेशन काफी लंबे समय से अपना काम कर रही हैं। वो उनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अलग अलग पक्ष दिखते भी हैं। क्योंकि डायमंड के अंदर भी अगर आप देखोगे तो हर एज के अंदर हार्डनेस है अपनी, लेकिन जब वो एंगल्स मिलते हैं तो अच्छा रिफ्लेक्शन बनता है। तो आप इनको भी अगर ध्यान से देखोगे, तो एक कर दोगे, जो बाहर से आपको झगड़े दिख रहे हैं वो डायमंड की तरह चमकते हुए, रास्ता बनाते हुए दिखेंगे। क्योंकि इंडिया के अंदर जितना विजुअली इंपेयर्ड पर्सन ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, आपको किसी भी देश में घूमकर उतनी अडॉप्शन नहीं दिखेगी, और जितनी तेजी से किया है मतलब ही नहीं। जिस तरह से बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर आज ब्लाइंड पर्सन हैं, लोग नाइजीरिया से, तांजानिया से, बहुत कंट्री से लोग पता करने आते हैं कैसे ब्लाइंड पर्सन, और इस समय तो छा गए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में। कई 100 की संख्या में, मुझे लगता है कई 1000 में हो गए होंगे जो ब्लाइंड पर्सन और अलग अलग किस्म से काम कर रहे हैं, और सभी अलग अलग संस्थाओं से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक यंगस्टर्स की बात है, यंगस्टर्स में बहुत एंथुजियाज्म है, मुझे दिख रहा है। बहुत इनपुट्स वो लोग देते हैं कंप्यूटर्स के अंदर को लेकर। राहुल गंभीर को देखता हूँ तो वो अपना यूबीआई में अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा में जब मैं देखता हूँ वहां पर, एसबीआई में देखता हूँ वहां पर, हर जो ब्लाइंड पर्सन है वो अपने आप में एक आर्मी के रूप में अपना काम करे जा रहे हैं, जगह बनाए जा रहे हैं, और स्थितियां बेहतर से बेहतर होती चली जा रही हैं, अपने लिए रास्ते निकाल रहे हैं। सोल्यूशन ओरिएंटेड है, एंथुजियास्टिक भी है, थोड़ा सा उनके विचार भी भिन्न है। अभी मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे थे ये लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाले, जहां पर अराउंड 35 पर्सन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से थे जो ट्रेनिंग के लिए आए थे। वहां मैं उनसे 2 घंटे इंटरेक्शन के लिए गया। तो मेरा ये मानना था कि ब्लाइंड पर्सन को एक एरिया में स्पेशलाइज कर लेना चाहिए, और स्पेशलाइज करने से क्या होता है कि वो इतना ऊपर उठ जाता है अपने कार्य में कि दूसरे उसको छू ही नहीं सकते, वो अपने लिए स्थान बना लेता है। जबकि वहां पर जो कुछ नए थे उनका ये विचार था कि नहीं, हमें भिन्न भिन्न एक्सपोजर्स मिलने चाहिए, हम तो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप होना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा था विचार वहां पर, और नई नई चीजें सीखने की, टेक्नोलॉजी के लिए हर तरह से वो तत्पर दिख रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बैंकिंग इंडस्ट्री नहीं, हर इंडस्ट्री के अंदर ब्लाइंड पर्सन। नहीं सर, मैं बैंकिंग की बात नहीं कर रहा था, मैं ओवरऑल एनजीओ में जाने की बात कर रहा था। तो ओवरऑल एनजीओ, एक्चुअली मैं बैंकिंग व्यवस्था के अंदर ज्यादा देख रहा हूँ, तो इसलिए इसका जो एनजीओ का इम्पैक्ट है वो बैंकिंग में मुझे साफ दिख रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे बैंकिंग में दिख रहा है वैसे ही आज की डेट में आईटी में भी 9% तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर लॉयर्स में भी देखें, लॉ में भी देखें, तो भी 9% तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये जितनी संस्थाएं हैं
ये अपने अपने तरीके से, अगर रेल बुक्स चाहिए तो AICTE NFB प्रोवाइड कर रही है, NAB अपने आप को वर्ल्ड बैंक उसके अंदर वर्ल्ड बैंक यूनियन में आपको बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रही है, NFB भी, AICTE भी जी। तो हर कोई अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है। हमें इसको कॉन्फ्लिक्ट ना देख के डाइवर्सिटी के रूप में देखना चाहिए, मुझे तो ऐसा ही दिखता है, और सभी सुंदर है जी। सर आज क्योंकि आपने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में आप ज्यादा देखते हैं, तो आजकल अगर आप अवेयर हैं तो एक बैंकिंग सेक्टर में बहुत एक अरसे से डिबेट चलनी शुरू हो गई है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। वो सब्जेक्ट है कि तेजी से दृष्टिहीनों का बैंकिंग सेक्टर में बढ़ना, और बहुत सारे क्रिटिक्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हर कोई राइटर के बेस पे बैंकिंग में आ रहा है और वहां काम नहीं कर रहा है, जो ब्लाइंड काम कर रहे हैं उसकी इमेज को भी डेमोलिश किया जा रहा है। तो इस डिबेट को आप कैसे देखते हैं? जहां तक राइटर की सहायता की बात है, मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। संसार के अंदर जिससे जो बन पड़ता है आगे बढ़ने के लिए वो इस्तेमाल करता है, मैं तो ये मानना है। जैसे भी हो, ये तो रूल्स एंड रेगुलेशन देखने वालों को करना है कि कैसे करें। दूसरी बात, संसार में कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं बनाया गया, ये तो बहुत क्लियर है। हर किसी के अंदर कुछ क्षमता है। अब एक बार बैंकिंग व्यवस्था में आ गया, कैसे आया उसको छोड़ दें, हम ये देखें बैंकिंग व्यवस्था में आ गया तो उसके बाद उसको ट्रेनिंग, उसको सपोर्ट, उसको सिस्टम्स हम ऐसे बनाएं जिससे कि वो अपना कार्य कर सके। कॉन्टिन्यूसली हमें काउंसलिंग देनी है, हमें इसके ऊपर काम करना है। क्रिटिसाइज करने से तो कुछ रिजल्ट ही आएगा। अब मुझे तो बैंकिंग में बहुत लोग दिखते हैं जो अद्भुत काम कर रहे हैं। कई क्षेत्र जो मैंने सोचे भी नहीं थे, उन्होंने वहां अपना रास्ता बनाया और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमें सक्सेस स्टोरीज को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना है, और अगर कोई ऐसी स्टोरी है कोई काम नहीं कर रहा तो उसके पीछे मुख्यतः जितने भी केसेस मैंने देखे हैं उनका कारण कम, और जो ऊपर से मैनेजमेंट है उसने अभी काउंसलिंग अपने मैनेजर्स को या अपने ब्रांच हेड्स को उतने अच्छे से नहीं दे रखी। पॉलिसीज उतनी अच्छी डिजाइन नहीं है। इसमें सिर्फ एक शायद एक्सेप्शन SBI मान सकता हूं मैं, जिसके अंदर SBI ने क्लियर पॉलिसीज की डिजाइन कर दी है, लेकिन बाकी सभी बैंक्स में अभी पॉलिसी डिजाइन करनी है कि कैसे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन का यूटिलाइजेशन किया जाता है, कैसे उन्हें मोटिवेट किया जाए, कैसे उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। क्योंकि अभी अगर मैं देखता हूं तो सिर्फ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर राहुल गंभीर के एफर्ट से है, या फिर अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक में देखता हूं तो मेरे एफर्ट से है। बाकी किसी बैंक में 9% को ट्रेनिंग दी जा रही हो ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है बैंकिंग इंडस्ट्री में। अभी तक मुझे किसी और ने ऐसा बताया भी नहीं है जी। और मैं बताऊंगा लिसनर्स तो वेल अवेयर होंगे। सर, इससे पहले कुछ वीक्स पहले हमने राहुल के साथ एक बैंकिंग सेगमेंट की थी, और राहुल भी जानते हैं और तमाम लिसनर्स उनके ना केवल उन्होंने सिर्फ शो को सुना है बल्कि डाउनलोड करके अपने पास वो तमाम शोज रखे हैं, और आगे आज तक वो YouTube पे भी अच्छी रेटिंग दे रहे हैं, और डाउनलोड करके आगे ऑर्गेनाइजेशंस वाले लोग भी उसको यूज कर रहे हैं। तो ये बेहद खुशी की बात है। राहुल जी की मेहनत रंग ला रही है हर सेक्टर में, और हमें भी अपना समय देते हैं। सर, जो 2015 है, ये PWD एक्ट को 20 साल पूरे हो जाएंगे। जश्न का माहौल, तैयारी चल रही है तमाम ऑर्गेनाइजेशन में, और अभी रिसेंटली RPD बिल चल रहा है। अभी वो पास होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन उस पर काम चल रहा है। तो RPD बिल पर स्पेसिफिक क्या आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे, और PWD एक्ट को कितना बड़ा रोल आप देखते हैं हमारी सोसाइटी के लिए, इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट कि स्टिल देयर वर मेनी फ्लॉज इन दैट एक्ट, बट स्टिल, क्योंकि आप बहुत सकारात्मक हैं और मुझे एज ए एंकर बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने का इस शो में। PWD एक्ट के अंदर एक पहला एफर्ट एक बहुत अच्छा एफर्ट था, और उसकी वजह से बहुत कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट्स हुई भी हैं। डेफिनेटली एक ग्राउंड वर्क तो हो ही गया। उसके बाद CRPD का भी जो रोल है UN के अंदर हो गया, वो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत विस्तार हो रहा है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन डेफिनेटली एक बात है कि अगर वो आता है तो ताकत तो और बढ़ेगी ही, जिससे कि हम और ज्यादा सक्सेस प्राप्त कर सकेंगे। हमारा पर्पज ये है कि हम टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग कर सकें, और वेबसाइट जो हमारी एक्सेसिबल नहीं है वो एक्सेसिबल हो जाए,
वॉशिंग मशीन जो एक्सेसिबल नहीं है, वो वॉशिंग मशीन हमें इस तरह की मिलेगी हम खुद ही हैंडल कर सकें, या दूसरी मशीन भी जितनी भी हैं, अगर आज की डेट में हम टेलीविजन को देखते हैं या जितनी भी चीजें, जितने भी इक्विपमेंट्स जब मिलते हैं मार्केट के अंदर, वे पूरे के पूरे एक्सेसिबल होना चाहिए और हो सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा खर्चा इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सब चीजें तो सहायता देंगी ही देंगी, और जैसे जैसे इंटीग्रेशन होता जाएगा तो हम जो चीज दिल्ली मेट्रो में हम देखते हैं कि हर तरह की डिसेबिलिटी को इंक्लूड कर लिया गया है, वो चीज हम संसार के हर क्षेत्र में, भारत के हर क्षेत्र में महसूस करेंगे, हर चीज में महसूस करेंगे। जी सर, आप इतने सकारात्मक हैं, आप ये बताएं कि क्या आपको ये वाकई कोई दृढ़ विश्वास है कि, क्योंकि हमने देखा है कि रूरल एरिया में जिस जगह पे खास तौर पे, चाहे वो सिटी बोल लीजिए चाहे रूरल एरिया में, तो ज्यादा मैं पूछूंगा आपसे कि जिस जगह पे तो लोग दृष्टिहीन को कार्य करते हुए देखते हैं, जब मिलते हैं बात करते हैं वहां अवेयरनेस आ जाती है। क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा भी दिन आएगा जब सोसाइटी पूरी तरह से जागरूक हो जाएगी डिसेबल लोगों को लेके? पूरी तरह से जागरूक हो जाएगी, मैं तो जैसे दुनिया में घूमा हूँ ये देखा है कि पूरी तरह से जागरूक कोई भी देश आज तक नहीं है। बस ये है कि जिस तरह से अगर मैं जाऊं, एक छोटा शहर में चला जाऊं भारत में, वहां जागरूकता कम है, उससे बड़े शहर में आता हूँ जागरूकता और ज्यादा है, दिल्ली में या बॉम्बे में जाता हूँ तो जागरूकता और ज्यादा है। उसके बाद हम लोग अगर थोड़े से यूरोप के कुछ क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ जागरूकता थोड़ी ज्यादा है। उसके बाद अगर आप यूके में आते हैं या फ्रांस में आते हैं, जागरूकता और ज्यादा है। अमेरिका और कनाडा में जाते हैं तो जागरूकता और ज्यादा दिखती है। लेकिन जो मैंने ब्लाइंड पर्सन कनाडा में मिला हूँ या यूएस में मिला हूँ, वो लोग भी अपने आप को भी महसूस करते हैं कि जागरूकता उतनी नहीं है जितनी वो उन्हें सोचता है उन्हें होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि एक ऐसा कदम कदम आगे बढ़ते जाओ, और परफेक्शन कभी आएगी नहीं, और जो मजा चढ़ाई में है वो एकदम ऊपर पहुंचकर नहीं है, तो इसलिए चढ़ते जाओ, असेंडिंग ही रहो, लगातार ये मानते रहो कि अवेयरनेस बढ़ती जाएगी और बढ़ रही है और बढ़ेगी ही बढ़ेगी अपनी क्षमताओं से। सर, एक पीएनबी से क्वेश्चन आया था, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन था कि कुछ सेक्टर में ब्लाइंड जो दृष्टिहीन लोग हैं उनको डिसेबिलिटी अलाउंस दिया जाता है, तो बैंकों में ऐसा नहीं है, तो क्या इस पर भी कुछ काम होने की जरूरत है, आप मानते हैं, या जरूरत नहीं है? पंजाब नेशनल बैंक में डिसेबिलिटी का अलाउंस दिया जाता है? नहीं, पंजाब में नहीं दिया जाता, बैंकों में कुछ सेक्टर्स में वो दिया जाता है, तो क्या किसी इस और डिसेबिलिटी अलाउंस कौन सा? एक जो मंथली कई लोगों को दिया जाता है, कई स्टेट में 500 रुपया लगता है मंथली, कई जगह 600 लगता है, जैसे एचआरए होता है, डीए होता है, तो कन्वींस अलाउंस होता है, इस तरह से। तो कुछ इस पर कन्वींस अलाउंस पंजाब गवर्नमेंट नहीं दे रही? नहीं, पंजाब नेशनल बैंक में डिसेबिलिटी अलाउंस नहीं मिलता, वो होगा ही नहीं। बैंक जॉब में एज ए वर्किंग पर्सन, जॉब में, सैलरी में नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ क्या है कि जो ब्लाइंड पर्सन हैं जी, उनको 400 रुपीज पर मंथ कन्वेंस के रूप में मिलता है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है वो जी। तो उसमें पंजाब का जोन या किसी और जोन का है नहीं, वो तो हेड ऑफिस के ऑर्डर्स है, एज पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर जी। अगर किसी को नहीं मिलता तो वो सबसे पहली चीज उन्हें चेक करना है अपने एचआरएमएस के अंदर कि क्या वो डिसेबिलिटी दिखाई गई है उनके एचआरएमएस में। तो जैसे ही डिसेबिलिटी एचआरएमएस में दिखाई जाती है तो वो जोन की बात है ही नहीं, वो तो हेड ऑफिस से ही अपने आप सैलरी में ऐड हो जाता है जी। तो उसमें हमने यही देखना है कि एचआरएमएस के अंदर वहां पर एज ए डिसेबल पर्सन वो शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उन्हें अपने अगर नहीं हो रहे तो हेड ऑफिस को वो लिख दे, अपने सर्कल को भी लिख दे कि ये मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और मैं उसी कैटेगरी के अंदर ही अपॉइंटेड हूँ। वो तो डेफिनेटली वो तो 400 रुपीज तो ऑटोमेटिक सेंट्रली है, वो कोई किसी स्टेट या किसी सर्कल का है ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर जी। तो सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आज की डेट में जो मेरे पास डेली बेस पे कंप्लेंट्स आती हैं, वो आज भी एक इशू है, वो है एनजीओज में सफाई को लेकर और स्पेशली खाने को लेकर। और लेकिन बहुत सारे बच्चे डरते हैं और मुझे बार बार कोर्ट कहते हैं कि
सर आप नाम मत लेना हमारा, अगर हम नाम लेंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा या टॉर्चर किया जाएगा। तो ये खाने और सफाई की जो समस्या है कितनी विकट है, और कई एनजीओ से मैं बात करता हूं तो मुझे आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि वर्कर नहीं मिलते उनको। तो इसको कैसे देखते हैं आप? जैसे संस्थाओं के अंदर, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ जो सिचुएशंस है जिसके अंदर सफाई की जहां तक बात है, वहां पर हम लोग को जो बच्चे हैं उन्हीं को थोड़ा सा इनिशिएटिव तो ले लेना चाहिए, थोड़ा सेंसिटाइजेशन करना चाहिए कि हाँ हम सफाई को बढ़ाएंगे, खुद ही डस्टबिन इन चीजों को वर्कआउट कर सकते हैं। जहां तक खाने की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि खाने के लिए शिकायत करना शायद हमारी आदत है, ऐसा लगता है मुझे, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हमें देख लेना चाहिए। अगर कोई खाने में अगर आप पूछोगे खाना कैसा है तो कहेंगे खराब है। अगर उनसे पूछोगे कि इम्प्रूवमेंट में क्या करना चाहिए तो चुप हो जाएंगे, बता नहीं पाएंगे जी। तो उन्हें, जैसे मेरे हिसाब से हमेशा जो भी डायरेक्टर है, जो भी हेड है, उसको, अगर मैं हूँगा इनकी जगह तो मैं लिख कर दूंगा कि जो रोटियां हैं वो जली ना हो, प्रॉपरली पकी हो, ये थोड़ा इंश्योर कर लीजिए जी। तो या के बाद सब्जी कच्ची ना हो। यानी कि आपने जो सुझाव देने हैं, जीवन के अंदर मैंने कभी भी परिवर्तन लाया तो उसके अंदर तभी आता है जब आप सुझाव ये नहीं कहते कि चीज खराब है, आप ये कहते हो कि चीज काफी अच्छी है लेकिन अगर ये हो जाए तो और अच्छी हो जाएगी जी। अगर आप इस तरह से लिखते हो तो किसी भी मैनेजमेंट को, किसी भी इंडिविजुअल को बुरा नहीं लगता जी। मैं एक मानता हूं कि शिकायत और सुझाव एक ही सिक्के के दो पक्ष है। जी सुझाव हर किसी को पसंद है लेकिन शिकायत किसी को पसंद नहीं है। जी। तो क्यों, जो चीज पसंद है उसी फॉर्म में क्यों ना दो। और ये भी मानना मेरा बहुत है कि एक बार कहने से परिवर्तन नहीं होता, हमें लगातार प्रहार करते जाना पड़ता है। जैसे किसी भी जगह पर अगर हमने नदी लानी है, परिवर्तन लाना है, तो हमें प्रहार करते चले जाना होता है, धीरे 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 धीरे, और फिर हम पाते हैं कि थोड़ी देर में वो चीज तराश दी जाती है, पता भी नहीं लगता कि कब तराश दी गई। सर एक लास्ट सवाल है, उसके बाद कुछ वन वर्ड सवाल मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि सब सेलिब्रिटीज का लिसनर्स को रहता है कि उनके बारे में थोड़ा जानने का, लेकिन सिर्फ एक लास्ट सवाल ये है कि आपको क्या लगता है आज की डेट में किस चीज की ओर हमें फोकस करना चाहिए? आज की डेट में हमें 5 क्षेत्रों में जी बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। पहला, अपनी एजुकेशन स्ट्रांग करते जाओ, क्योंकि दृष्टिहीन के लिए उसका ज्ञान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा, अपने स्किल्स को, जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं उनमें स्किल्स अपना माहिर करते जाए, चाहे वो मोबाइल के ऊपर हो, चाहे वो कंप्यूटर्स के ऊपर हो, चाहे वो व्हाइट शीट के ऊपर हो। तीसरा, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर हमेशा काम करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपने पहनावे पे, अपने हाइजीन पे। चौथा, अपने मैनरिज्म्स पे हमेशा काम करें कि हमें हमारा बिहेवियर अपना बहुत अच्छा हो, और हम इसको ना देखें कि दूसरे का बिहेवियर खराब है, हम अपने बिहेवियर को अच्छे से अच्छा करते जाएं, उसका एक जबरदस्त प्रभाव होता है। और पांचवा जिसके ऊपर हमें काम करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो हमारा एटीट्यूड, कि हमारा कंस्ट्रक्टिव और सोल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड होना चाहिए। हर चीज के अंदर ना एटीट्यूड में हम यही देखें, यार इसके अंदर क्या पॉसिबल सोल्यूशन है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, और मैं सब कुछ नहीं कर सकता लेकिन जो कर सकता हूँ वो मैं करने से कभी मना ना करूँ अपने आप को। तो ये 5 चीजें अगर हम कर लें, एजुकेशन, पर्सनालिटी और बिहेवियर और एटीट्यूड, तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये 5, और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ स्किल्स अपनी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी दृष्टिहीन को हमेशा लगेगा कि शायद ऐसा सुंदर जीवन उसको जो मिला है वो बार बार मिलता रहे। जी सर, अब हम सिर्फ आपके 5 मिनट लेंगे, हमने ऑलरेडी आपका बहुत कीमती समय ले लिया है। सर अब हम थोड़ा सा लिसनर्स आपकी हॉबीज के बारे में जानना चाहेंगे। मुझे दूसरे के अंदर से ज्ञान निकालने की हॉबी है जी। जिससे अगर डॉक्टर मिल जाएगा तो उसकी डॉक्टरी की सारी जानकारी हासिल कर लूंगा, अगर कोई इंजीनियर मिल जाएगा तो उसके इंजीनियरिंग के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जिस चीज से वो भरा हुआ होता है ना वो उससे छलकती है। बिजनेसमैन मिलेगा तो उसके बिजनेस के बारे में बात करूंगा, तो यही मेरी हॉबी है सबसे ज्यादा।
तो जब आप फ्री होते हैं तो अपने आप को एंटरटेनमेंट के लिए सबसे बढ़िया सोर्स किसको मानते हैं? जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं अपना सारा कंसंट्रेशन अपनी ब्रीदिंग पे ले आता हूँ और अपने ब्रेन को टोटल रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट में ले जाता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ना मैं उस समय कुछ सोच सकता हूँ, ना मैं कुछ देख सकता हूँ, ना कुछ सुन सकता हूँ। सारा ध्यान मेरा अपना ब्रीदिंग पे आ जाता है और मेरी ब्रीदिंग बहुत सॉफ्ट हो जाती है और जैसे बहुत हल्की सी एक आवाज होती है कानों में, बस उसी को सुनने में मजा आता है मुझे। जब भी मौका मिलता है, चाहे मैं डॉक्टर का वेट कर रहा हूँ, चाहे मेट्रो में जा रहा हूँ, चाहे मैं कभी भी मुझे टाइम मिलेगा, तो मैं अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन ब्रीदिंग पे ले आता हूँ। वो मुझे बहुत एंजॉयबल लगता है। जी, तो अगर एक पर्सनैलिटी की बात करें, एक इंडिविजुअल की, तो चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, तो आपके फेवरेट कौन रहे हैं? मैं तो हमेशा महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड हो जाता हूँ, क्योंकि वो मैंने जितना भी पढ़ा है आज तक उनका कोई भी निर्णय गलत नहीं हुआ। बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मुझे उनका हर निर्णय बहुत अच्छा लगता है और मुझे मतलब हर चीज में मैं उनसे इंस्पायर हो जाता हूँ। कहीं भी किसी भी मुसीबत में हो तो मैं महात्मा गांधी के बारे में सोचता हूँ तो एकदम से इंस्पायर हो जाता हूँ। आपकी सर फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश, मुझे फ्रूट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे कोई भी डिश नहीं अच्छी लगती। जी, तो शायद मैं हमारा इंटरव्यू का समय अब हो चुका है। अब जाते जाते सर आप लिसनर्स को मैसेज दे दें। और मुझे लगता है कि मैंने एक सवाल इस पूरी मुलाकात में छोड़ दिया है, आपके विवाहित जीवन को लेके, जो कि बहुत लोग मानते हैं और जानने की क्यूरियोसिटी होती है। तो सर क्या आप अपने विवाहित लाइफ के बारे में कुछ बताएंगे कि आपकी लव मैरिज थी या अरेंज, और लिसनर्स के लिए मैसेज? मैंने एनएबी में जब मैं जॉब मेरी लग गई थी तो मेरा मन होता था कि मैं एनएबी के अंदर जो हो सकता है करूँ। नबी का जी कॉम्प्लेक्स में पोस्टेड था, वैसे पास ही है एनएबी आरकेपुरम में, वहां आता था, बच्चों को पढ़ाता था। तो वहां पर ही साइंस टीचर मैडम थी, डॉक्टर संगीता अग्रवाल। तो उन्हीं से मेरा धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ता चला गया। तो धीरे धीरे हमारी सिचुएशन ऐसी होगी, मुझे ऐसा लगा कि पूछ के देखते हैं। बात करी, उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात करी, तो उनके पेरेंट्स एकदम तो तैयार नहीं थे, लेकिन उनके इंसिस्ट करने पे मैरिज को अरेंज करा गया। तो ये कह सकते हैं कि 90% ऑलमोस्ट हम लोगों ने अपने एक दूसरे के प्रति अच्छी चीजें, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल हम दोनों को पास में लाने में करा वो एनएबी के बच्चों ने करा। तो होता क्या था कि बच्चे ना मैडम की तारीफ करते थे कि डॉक्टर संगीता अग्रवाल मैडम बहुत अच्छी हैं, ये अच्छा ही है, हमने वो अच्छी हैं, ब्लाइंड पर्सन के लिए अगर कोई है दुनिया में तो सबसे अच्छी वो ही है। और ये मुझे बाद में बताया मेरी मिसेज ने कि वो बच्चे मैडम को भी बहुत तारीफ करते थे कि अश्विनी सर बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे से मैथ पढ़ाते हैं। तो हम दोनों में मन में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता ही चला गया और उसका जो स्रोत था ये बच्चे थे। तो उसके बाद जब हम लोग एक दूसरे से बात करते बहुत अच्छा लगता था। फिर पेरेंट्स अल्टीमेटली तैयार हो गए और हमने जो 10% है वो अरेंज मैरिज का हिस्सा मान सकते हो और 100% श्रेय जो है वो एनएबी के बच्चों को। जी सर, जाते जाते आप लिसनर्स को क्या मैसेज देंगे, यंगस्टर को, लिसनर्स को क्या कहेंगे? जो है हमारे पास उसके ऊपर कंसंट्रेट करो। हमारे पास आवाज अच्छी है, हमारे पास मेमोरी अच्छी है, हमें अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर दिया है, हमारे पास अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, हमारे पास अपने भाई बहन है, हमारे पास एक अच्छा देश है, हमारे पास एनएबी जैसी या कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर हमारी एजुकेशन की फैसिलिटीज है। सरकार ने बहुत सारे सर्कुलर्स बना दिए हैं, साइंटिस्ट ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है। इन सब का भरपूर 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 सेवन करो, आनंदित रहो और देखो कि जहां तक उन्होंने पहुंचा दिया इसको आगे और हम कैसे पहुंचाएं, और सदा खुश रहो ताकि इतनी खुशी अपने में भर दो कि बात छलकती जाए। थैंक यू सो मच अश्विनी सर, इंडीड इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू इन दिस शो। मैंने खुद में भी बहुत चीजें सीखी और लिसनर्स को मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगी आपकी। और आपने जो हमें तमाम बातें बताई, लिसनर्स उनमें से तमाम बातों को फॉलो करेंगे और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर भी आप हमें अपना समय देते रहेंगे और हमसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच अश्विनी सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर टॉकिंग टू यू। Thank you so much and bless all of you. Thank you.
गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूं। प्रोग्राम शाम गजल में, जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना न भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आए बुलाते